तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक ट्यूब दिया हुआ है जो कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है, ठीक। और इसमें एक गैस है। ये जो गैस है इसका प्रेशर है P, है ना। इनिशियली गैस का प्रेशर है P, यहाँ भी और यहाँ भी P, ठीक। बीच में मरकरी है और मरकरी का लेंथ देखेंगे कि 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और गैस का लेंथ 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दोनों तरफ इक्वल है। मरकरी बिल्कुल बीच में है। लेकिन जैसे इस ट्यूब को वर्टिकल किया जाता है, तो देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर से जो मरकरी कॉलम है वो नीचे शिफ्ट हो गया। ऊपर वाला लेंथ ये 30 के बदले 35 हो गया और नीचे वाला 30 से 25 हो गया, है ना। शुरू में क्या था, दोनों 30 थे। अभी देखेंगे कि ऊपर वाला 35 हो गया और नीचे वाला 25 हो गया। मतलब मरकरी कॉलम जो है वो 5 सेंटीमीटर से नीचे खिसक गया वर्टिकल करने से। हमें पता करना है कि इनिशियली गैस का प्रेशर P का वैल्यू कितना था, है ना। वी हैव टू फाइंड द इनिशियल प्रेशर of gas P in terms of height of mercury column। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्रेशर है वो दो तरह से जो है मेजर किया जाता है। एक तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं और एक मरकरी के हाइट के फॉर्म में भी मेजर करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम प्रेशर है, इसका मतलब ये हुआ प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू 76/100 मीटर ρgh, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मरकरी हाइट के फॉर्म में दिया हो प्रेशर तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट सा हमें समझने के लिए कि मरकरी के हाइट के फॉर्म में कैसे प्रेशर बताया जाता है। अब उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि जो यहाँ पर जो गैस था, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उतने ही यहाँ भी रहेंगे, है ना। और जितना यहाँ पर था उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इस नीचे वाले जो है एयर का जो गैप है उसमें रहेगा, ठीक है। ये साथ में ये बताया गया हमें कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मतलब कि टेम्परेचर इस दौरान चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ऐसा करेंगे कि देखेंगे जो पहले यहाँ पर था प्रेशर, है ना, लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक। तो पहले था प्रेशर P इंटू वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे, अगर ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो A, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ था पहले 30, ठीक। अच्छा, चूंकि nRT कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले प्रेशर था इतना और वॉल्यूम हो गया इतना, ठीक है। बाद में वही प्रेशर यहाँ पर जो
देखेंगे वहाँ पर प्रेशर हो गया, मान लेते हैं कि P1, यहाँ पर प्रेशर हो गया P1 इंटू जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा एरिया इंटू 35। ठीक, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर प्रेशर P है, ठीक, और यहाँ पर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि P2 है। तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी बार जब अप्लाई करेंगे इस पार्ट के लिए तो वहाँ भी पहले प्रेशर P था, आप देखेंगे, और एरिया A, लेंथ 30। बाद में प्रेशर यहाँ पर P2 हो गया इंटू एरिया इंटू 25। अब अगर इनको हम लोग इक्वेट कर देंगे, है ना, तो इक्वेट करने से क्या होगा, अब ये हो जाएगा P1 इंटू एरिया इंटू 35 इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया इंटू 25। ठीक है। अच्छा, अब जो P2 है, अब देखेंगे यहाँ पर P1 और P2 में एक रिलेशन आएगा। कैसे? P1 प्रेशर जो भी है उसमें इस मरकरी के कारण से प्रेशर जोड़ेंगे, नीचे आने पर लिक्विड के अंदर नीचे आने से प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ का प्रेशर जो भी होगा उसमें ρgh लिक्विड के कारण से प्रेशर ऐड करेंगे तो P2 आ जाएगा, है ना। तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इतनी आएगी, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू 40, ये रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे P2 के जगह पर, ये हो जाएगा P1 प्लस रो इंटू G इंटू H का वैल्यू हो गया 40 इंटू एरिया इंटू 25, और ये हो गया P1 इंटू A इंटू 35। ठीक, तो इसको हम लोग जो P1 प्रेशर है उसको भी मरकरी के हाइट के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे, P1 को लिखते हैं मरकरी की डेंसिटी इंटू G, और इसको हम लिखते हैं H1। H1 क्या है? मरकरी का हाइट है। ठीक है, मतलब प्रेशर को हमने मरकरी के हाइट के फॉर्म में लिख दिया। तो इंटू A इंटू 35 इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसे ही रखेंगे, रो इंटू G इंटू H1, है ना, ये हो गया, प्लस रो इंटू G इंटू 40 इंटू A इंटू 25। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इसमें से ये रो जी यहाँ से और रो जी यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर बचेगा H1 इंटू ये A जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा H1 इंटू 35 इज इक्वल टू H1 प्लस 40 इंटू 25। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा H1 इंटू 35 माइनस H1 इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू 25। ठीक, तो यहाँ से अगर 5 से इनको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5, है ना, और यहाँ भी 5 और यहाँ पर 7, तो 7H1 माइनस 5H1, 2H1 इज इक्वल टू 200, यानी H1 का जो वैल्यू है वो आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो H1 जो आया, यह आया यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बता रहा है मरकरी के हाइट के फॉर्म में। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक रिलेशन फाइंड किया था P और P1 में। ठीक, तो इस रिलेशन को हम लोग दोबारा यूज करते हैं यहाँ पर। तो जो P है, P को भी हम लोग यहाँ से
मरकरी के हाइट के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे मरकरी का डेंसिटी इंटू जी इंटू मरकरी का हाइट h, ये हो गया प्रेशर P। हमें इस h का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक, इंटू एरिया इंटू 30 इज इक्वल टू ये जो P1 है, P1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे P1 को हमने ये लिखा था, मतलब कि मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू H1, और H1 का वैल्यू आया है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर P1 इंटू एरिया इंटू 35 इंटू एरिया इंटू 35। तो इसमें से ये जो रो जी है ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो H का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 116.7 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये जो H है ये मरकरी के हाइट के फॉर्म में बताया, यानी जो प्रेशर है P यहाँ पर ये गैस का प्रेशर बता रहा है, ठीक। तो प्रेशर जो है, अगर प्रेशर बताना होगा प्रेशर P, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू 116.7 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना हो तो, ठीक है, यहाँ से 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। तो अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना हो तो ऐसे रो जी एच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाइट बताना ही सफिशिएंट है कि अपना प्रेशर निकल गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए एक फिगर बनाया गया है, ये भी जो है उसी तरह से ट्यूब, एयर और मरकरी वाला प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि इनिशियली ये जो ट्यूब है ये वर्टिकल है ना। इनिशियली ये जो ट्यूब था ये वर्टिकल था और जो टेम्परेचर था वो है 300 केल्विन, ठीक। और उसके बाद क्या किया गया कि इस ट्यूब को 60 डिग्री से टर्न कर दिया गया है ना। वर्टिकल से आप देखेंगे कि ये 60 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है और इसका साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी बढ़ा दिया गया। फाइनली एट टेम्परेचर 330 केल्विन, ठीक। दोनों जो है चेंजेस एक साथ में किए गए, टेम्परेचर भी बढ़ाया गया और साथ में इसको 60 डिग्री से रोटेट किया गया। तो इस सिचुएशन में बताना है कि ये जो लेंथ है एयर कॉलम का या गैस वाले का, ये एल का वैल्यू क्या होगा, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एट टेम्परेचर 330 केल्विन, ठीक। तो ऐसा देखेंगे कि जो ट्यूब है वो नीचे से ओपन है ना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। मतलब 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही केस में इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पहले प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर घटता है ना। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये है मरकरी, है ना। तो मरकरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ये गैस मिलेगा, ठीक। तो PATM जो भी है वहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा। तो माइनस करेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी इंटू
हाइट ऑफ मरकरी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये जो होगा ये P1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जब इसमें हम बात करेंगे P2 कैलकुलेट करना हो तो शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो लिखेंगे PATM माइनस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू, अब देखेंगे कि यहाँ पर वर्टिकल हाइट लिया जाता है। जब लिक्विड के अंदर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वर्टिकल हाइट लेते हैं, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर घटता है। ठीक है, तो अगर इंक्लाइन वाला लेंथ 8 है तो वर्टिकल हो जाएगा 8 cos 60 डिग्री, है ना, ये होगा 8 cos 60 डिग्री। अब जो भी यहाँ का प्रेशर आएगा वो इस गैस के प्रेशर यानी कि P2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है ना, तो PATM के जगह पर रखेंगे ρHg इंटू G इंटू 76 माइनस ρHg इंटू G इंटू 8, ये है P1। ठीक, तो यहाँ से P1 का जो वैल्यू आएगा ρHg इंटू G इंटू 68, ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब इस इक्वेशन में से हमें P2 निकालना है, तो क्या करेंगे, ये तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। अब सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे इसको, तो PATM का वैल्यू हम लोग रखेंगे रो इंटू G इंटू 76 माइनस रो इंटू G 8 cos 60 डिग्री हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा P2, है ना, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो यहाँ से देखेंगे रो G इंटू 76 माइनस 4 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा P2 के इक्वल। ठीक, तो एक तो रिलेशन यहाँ से आ गया, और दूसरा जो है आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं इस गैस में, है ना। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कराएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। तो जो P1 है, P1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 का वैल्यू हो जाएगा V2 बाई V1 इंटू T1 बाई T2। ठीक, तो अब देखेंगे कि P1 बाई P2 करेंगे, P1 का वैल्यू आया है इतना और P2 का वैल्यू आया है इतना। ठीक है, तो P2 बाई P1 करेंगे तो 72 बाई 68 आएगा, है ना। तो P1 बाई P2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 68 बाई 72 इज इक्वल टू V2 यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। मान लेते हैं कि एरिया है A, तो एरिया इंटू लेंथ L, है ना। तो V2 को इस V2 का वैल्यू लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, और जो V1 है वो होगा एरिया इंटू 40 सेंटीमीटर लेंथ है, एरिया इंटू 40 इंटू T1 इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो T1 300 और T2 330 रखेंगे। तो T1 के जगह पर 300 और T2 के जगह पर 330। ठीक, तो A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से L का जो वैल्यू आया ये हो गया 41.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये जो गैस वाला कॉलम है इसका लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो कंटेनर बनाए गए हैं। एक कंटेनर ये है
और दूसरा कंटेनर ये है। पहले वाले कंटेनर में जो हीलियम गैस रखा गया है ना, हीलियम गैस रखा गया है जिसके कि N1 मोल्स हैं और टेम्परेचर बताया गया है 2T0। और दूसरा जो कंटेनर है उसमें हाइड्रोजन गैस रखा गया है जिसके N2 मोल्स हैं और टेम्परेचर जो है वो T0 है। ठीक, अब बीच में देखेंगे कि यहाँ पर एक वाल्व है। ठीक, अब इस वाल्व को अगर ओपन कर दिया जाए तो इनका मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होकर के एक बार ऐसा होगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंटेनर के हर भाग में, हर पार्ट में टेम्परेचर इक्वल होगा। तो उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो व्हेन valve is opened and equilibrium is reached, then find equilibrium temperature if containers are non-conducting and rigid। ठीक है, तो रिजिड होने का मतलब है कि इनका एक्सपेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, और नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर कहीं नहीं होगा, यानी इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ देर पहले हमने डिराइव किया था, और वो आया था NFRT/2, है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि इनकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, जो हीलियम है, हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे N1 और हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R, और टेम्परेचर रखेंगे 2T0। ठीक, डिवाइडेड बाई 2, प्लस जो हाइड्रोजन गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R, और टेम्परेचर है T0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 इंटू R इंटू T0 प्लस N2। अब हाइड्रोजन डाइएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 RT0 बाई 2। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली में आ गया आपका, इसमें से RT0 कॉमन ले लेते हैं, तो RT0 कॉमन लेने से आएगा 3N1 प्लस 5/2 N2। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी का मतलब हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लेते हैं कि T है, तब इनकी एनर्जी कितनी होगी। लेट फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे हीलियम की एनर्जी, है ना। तो हीलियम की एनर्जी अगर लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी रहेंगे N1, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी रहेगी
3R इंटू टेम्परेचर T/2 प्लस, और अब हाइड्रोजन का लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अभी भी N2 रहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर बदल गया है, दोनों का टेम्परेचर अब T हो गया है ना। तो जो इस फॉर्मूले में हमने रखा था सब कुछ वैसा ही है, बस टेम्परेचर अब बदल गया और दोनों का एक ही टेम्परेचर हो गया है अब T। ठीक, तो चूंकि इंटरनल एनर्जी इक्वल रहेगी तो कह सकते हैं कि जितनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल होनी चाहिए। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, इसको लिखते हैं R इंटू टी नॉट 3N1 प्लस 5/2N2 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें RT/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3N1 प्लस 5N2, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि R और R तो कैंसिल हो गया, तो जो टेम्परेचर T का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2T0/T 2T0 इंटू 3N1 प्लस 5/2N2 डिवाइडेड बाई 3N1 प्लस 5N2। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा T0 इंटू 6N1 प्लस 5N2 डिवाइडेड बाई 3N1 प्लस 5N2, है ना। तो ये जो है ये फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है दोनों गैस का मिक्सचर का। तो आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में देखेंगे कि एक सिलेंडर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है ना, ये सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है, एक पिस्टन है और ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, इस पिस्टन को एक स्प्रिंग से जोड़ा गया है, तो बाकी जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक गैस रखा गया है T टेम्परेचर पर, है ना। तो T टेम्परेचर पर रखा गया है जिसमें कहा गया कि पिस्टन का मास है m, पिस्टन का और सिलेंडर का जो एरिया है वो है A, और अभी जो है इनिशियली स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है, कह सकते हैं इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, ये अनस्ट्रेच्ड है, और जो गैस है तो सिलेंडर का हाइट उस टाइम पर h है। ठीक, तो पहला बात तो हमें ये पता करना है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि वर्क डन बाय गैस टू डिस्प्लेस the piston by a distance d if gas is heated slowly by some mechanism। किसी तरीके से अगर हम लोग गैस को हीट करें तो गैस जो है, जो पिस्टन है वो स्लोली ऊपर की तरफ खिसकेगा, तो उस केस में गैस कितना वर्क करेगा ये हमें पता करना है। तो पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे
कि हम लोग डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो लिख सकते हैं PV बाई R इंटू T। ठीक, तो गैस के अंदर जो प्रेशर होगा उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कहा गया है कि बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दिया गया हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, और साथ में ये जो पिस्टन है उसका वेट नीचे लग रहा होगा, अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो अभी दो तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और दूसरा इसका वेट का, है ना। तो लिखेंगे कि ये जो प्रेशर है ये हो जाएगा PATM प्लस जो वेट है वेट पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर बढ़ा रहा होगा इतना, तो ये हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखेंगे A इंटू H, A एरिया हो गया और H हो गया हाइट, डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू है ना, वो ये आ गया PATM इंटू mg/a इंटू AH डिवाइडेड बाई RT। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको करने के लिए सबसे पहले हमें इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ठीक, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम तब बनाएंगे जब ये ऊपर खिसक रहा होगा, जब ऊपर खिसकेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये इसको नीचे की तरफ धक्का लगाएगा, है ना, नीचे की तरफ, और इस पिस्टन का जो वेट है वो mg नीचे लगेगा। में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा PATM इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। अगर नीचे का प्रेशर मान लिया जाए कि P है ना, प्रेशर ऑफ गैस P है, तो P इंटू एरिया नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस कहा गया है किसी को स्लोली हीट करना है ना, ये कहा गया हीटेड स्लोली, तो स्लोली का मतलब फिजिक्स में होता है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ये अभी तक नेट फोर्स 0 है, तो नीचे लगने वाले फोर्सेज को पहले ऐड करेंगे, kx PATM इंटू A प्लस mg इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, है ना। तो ये नीचे लगने वाले फोर्स हो गए, ये ऊपर लगने वाला फोर्स है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से जो गैस का प्रेशर है वो आ गया kx/a प्लस PATM प्लस mg/a। तो गैस का प्रेशर आ गया, तो वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना चाहिए इंटीग्रेशन से। कैसे? P गैस जो है वो लिखेंगे, प्रेशर है P गैस इंटू एरिया, ये फोर्स हो गया, इंटू dx। अब देखेंगे कि जो गैस का प्रेशर है वो x डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। तो जब प्रेशर वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल होगा, और जब फोर्स वेरिएबल हो तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से, इस तरह से f डॉट dx से। तो ये हो गया f और ये हो गया dx, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कहा गया कि पिस्टन को यहाँ से 0 से d ऊपर तक ले जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इसलिए x का लिमिट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 0 से d। ठीक, अब प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था इसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आएगा PATM प्लस mg/a प्लस k/a इंटू x इंटू dx इंटू a। ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के बाद ये आ जाएगा PATM
इंटू ए इंटू डी प्लस mg इंटू डी प्लस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि के डी स्क्वायर बाई 2। तो आप देखेंगे फाइनली जो वर्क डन आया वो ये आ गया। इसको कह सकते हैं mgd प्लस ad इंटू patm प्लस हाफ kd स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया टोटल वर्क डन। इस दूसरे पार्ट को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो इस क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड खोजेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी निगेटिव वर्क करेगा, है ना। तो ग्रेविटी का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन प्लस गैस का वर्क डन प्लस वर्क डन ना, तो लिखेंगे वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा मिलकर के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन के बदले हम लोग कह सकते हैं कि ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो चूंकि कहा गया कि इसको स्लोली मूव कराया जा रहा है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। ठीक, तो वर्क डन में ग्रेविटी चूंकि पिस्टन को ऊपर ले जाया जा रहा है, आप देखेंगे कि पिस्टन को यहाँ से d डिस्टेंस ऊपर ले जाया गया तो ग्रेविटी निगेटिव वर्क करेगा। माइनस mg इंटू डी, एम पिस्टन का मास हो गया, उसको d हाइट तक ऊपर ले गए। स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर। निगेटिव वर्क डन होगा स्प्रिंग का। क्यों? इसलिए क्योंकि देखेंगे जब ऊपर ले जा रहे होंगे तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ठीक, उसके बाद गैस का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन भी निगेटिव में आएगा। वो इसलिए कि आप देखेंगे पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। PATM इंटू ए नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो ये भी निगेटिव वर्क होगा। कितना? PATM इंटू एरिया। ये तो हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया D। चूंकि कांस्टेंट फोर्स है, ये प्रेशर भी कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वर्क डन बाई गैस जो आएगा ये हो जाएगा PATM इंटू AD प्लस mgd प्लस हाफ kd स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेम वर्क डन का वैल्यू आया जितना हम लोगों ने पहले वाले मेथड से कैलकुलेट किया था, यही आया था तब भी। ठीक, बस ये है कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, बल्कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं।